मैं हूं गणानंद जखमोला। आज हमारे साथ यूकेडी के युवा नेता और देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनिरुद्ध काला जी हैं। काला जी, आपका स्वागत है। आपका भी। मैं काला जी, सबसे पहले सवाल ये आपसे ये है कि जो उत्तराखंड में मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल परिदृश्य है, उसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, राज्य की जो अवधारणा और परिकल्पना है वो ये है कि हम चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता और एक देवधाम के बीच बसे हुए लोग हैं, लेकिन राजनीति की जो दुर्दशा और जो यहाँ पर दशा जो हुई है पिछले 21 सालों में इस राज्य की, वो किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे राज्य के लिए, जिसके लिए हम लड़े थे, जिसके लिए परिकल्पना हमने की थी, आज इस दुर्दशा में हो जाएगा कि हम दल बदल के दलदल में घुस जाएंगे। तो एक युवा होने के नाते और एक जो अपने पहाड़ और अपने उत्तराखंड के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति होने के नाते, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे राज्य की ये जो राजनीतिक दुर्दशा हुई है, जो कि सब जानते हैं, पूरे उत्तराखंड राज्य में, आप तो पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि किस तरह से दल बदल का खेल हमारे यहाँ खेला जाता है, और नुकसान जो है वो यहाँ के आम जनमानस को, उस जो गाँव में रहने वाली जो महिला है, जो बेरोजगार युवा है, उसको झेलना पड़ता है। तो राजनीतिक अस्थिरता में हम लोग जी रहे हैं। इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने वर्ष नहीं हुए जितने मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बदल दिए गए, और प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य, नहीं तो इससे आगे क्या होगा। आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है आपने, एमबीए किया है। आप हाईली एजुकेटेड होने के बाद जब युवा अपना कैरियर आगे चुनता है तो आपने पॉलिटिक्स में आने की कैसे सोची? देखिए, जब आदमी राष्ट्र की कल्पना करता है तो पहले उसमें उसका घर आता है। तो मेरे लिए मेरा घर मेरा उत्तराखंड है, तो मुझे अपने उत्तराखंड से प्यार है। जब मुझे भी बहुत सारे अवसर और बहुत सारे मौके ऐसे मिले कि मैं विदेश भी जाकर नौकरी कर सकता था, बहुत सारे मित्र मेरे काम भी करते हैं, लेकिन मुझे ये पूरा मन में मैं ठान के बैठा हुआ था कि मैं उत्तराखंड जाऊंगा, जो काम करूंगा वहाँ करूंगा। और राजनीति में आने का कारण, यानी माटी की खुशबू आपको खींच लाई? माटी की खुशबू, बिल्कुल। हमारी तो जो लिप्याँ घर बोल दिन जोत है, वो लिपे हुए घरों में जो खुशबू आती है वो विदेशों की मिट्टी में नहीं आएगी। तो उसको देख करके मैं अपने घर लौट के आया, और पिछले 1 दशक से मैं यहाँ उत्तराखंड में ही काम कर रहा हूँ। और उत्तराखंड में राजनीति में आने का मेरा जो सबसे बड़ा कारण है, ये जो अभी आप बात कर रहे थे दुर्दशा की, इस दुर्दशा को सुधारेगा कौन? सुधारेगी अगली पीढ़ी, युवा, और जो राज्य के लिए सोचता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इन्वॉल्वमेंट और हमारी सोच को हमको राजनीति में लाना होगा। इसको लेकर के मैं आया, और उत्तराखंड क्रांति दल में आने का सबसे बड़ा कारण आप ये है कि ये जो आंदोलनरत, मतलब मैं यही जानना चाहता था कि आपने यूकेडी को ही क्यों चुना? और भी जैसे युवा हैं तो सोचते हैं कि शॉर्टकट की पॉलिटिक्स चुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि यूकेडी में संघर्ष करना है, तो यूकेडी को क्यों चुना? देखिए, बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका कि अगर सत्ता की मलाई चाटनी है तो उसके लिए तो कई तरह के अवसरवादिता मिल जाती है, लेकिन अगर वाकई में राज्य के लोगों के लिए, राज्य के प्रति समर्पण और संघर्ष करना है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का 42 साल पुराना इतिहास है। 1979 जब बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियां गठित भी नहीं हुई थी, तब से उत्तराखंड क्रांति दल काम कर रहा है, और संघर्ष का इतना बड़ा इतिहास कि प्राण दे दिए लेकिन किसी के प्राण लिए नहीं। इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। तो उसके जो ये जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो एसेट है, जो हमारे पहाड़ की, जिसको मैं कहूँगा कि हमारी एक संपदा है, इसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और हमारा क्षेत्रीय दल है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की, तो हमारा पलायन जो है वो कभी रुक नहीं सकता। राष्ट्रीय मुद्दे जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर का सोचना होगा। मैं अपने घर में खाने को नमक नहीं है और पड़ोसी के खाने की बात करूं तो ये बेईमानी है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल मेरे लिए जरूरी था। अच्छा, जो हमारे राज्य के विकास की अवधारणा थी, जो अलग उत्तराखंड राज्य की दशा और दिशा हम लोगों ने आंदोलन के दौरान तय की थी, क्या यूकेडी उसी मुद्दे को लेकर आगे चल रही है? यानी कि गैरसैंण, पलायन रोकना, पहाड़ को आबाद करना, पहाड़ को बचाना, हमारी संस्कृति को बचाना, उस दिशा में यूकेडी का क्या रोल हो सकता है और अभी तक क्या रहा है? देखिए, आप इस
को क्लियरली उत्तराखंड क्रांति दल के जो विचारधारा है, हर दल की एक विचारधारा होती है और हमारी विचारधारा हमारी सीमाओं से शुरू होती है, सीमाओं पर ही ख़त्म होती है। तो उसका जो एक निचोड़ कहेंगे वो ये है कि हमारी जो राजधानी है, हमारी जो भूमि है और हमारे जो लोग हैं वो स्थिर होने चाहिए। राजधानी अस्थायी, रोजगार जिस युवा को मिलना चाहिए वो भी अस्थायी, वो भी आप संविदा में और टेम्परेरी जॉब्स में उनको लगा कर उनके साथ छल कर रहे हैं। और इस नीति को लेकर के अगर कोई दल सोचेगा तो वो सोचेगा जो राज्य में रह करके राज्य के लोगों के लिए सोचेगा। राष्ट्रीय और दिल्ली में रह करके ये चीज़ें तय नहीं हो, जिन्होंने संघर्ष किया है और आंदोलनकारियों का बनाया हुआ दल है। मैं तो आंदोलनकारियों के बीच में जब जाता हूँ तो मैं उनसे खुद ये कहता हूँ कि ये आपका बनाया हुआ दल है, आपकी जिम्मेदारी है इसका रक्षा और इसकी जो संवर्धन है। मैं तो एक दूसरी पीढ़ी होने के नाते इसका संवर्धन कर रहा हूँ। तो हम इसमें आपने जो कहा कि गैरसैंण हो गया, पलायन का मुद्दा हो गया और पहाड़ में जो असुविधाएं हैं, एयर एम्बुलेंस और धामों को जाने के लिए यहाँ पे हेली सर्विसेज की लाइन लगी हुई है, खूब पैसे लूटे जा रहे हैं। वो भी हमारे लड़के नहीं है, भाषा के हम बाहर के लड़के हैं सब। तो यहाँ के वो हेलीकॉप्टर्स, क्या एक गर्भवती महिला जो बच्चे को जन्म देके खेत में बच्चा मर जाता है उसको हम हेली सर्विसेज नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। हेली सर्विसेज में जीने वाले हम लोग हैं तो हम तो हम कहाँ हम लोग पिछड़ गए हैं। इसको हमको जो है आत्मविश्लेषण करना होगा। और उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के लिए काम करता रहा है। ये सबसे पहली नीति हमारी रहेगी कि हमें हमारी स्थायी राजधानी, हमारा भू कानून, हमारा जो पलायन है उसको रोकने की नीति। पलायन आयोग नहीं, आयोग तो आयोग का काम सिर्फ रिपोर्ट देने, आप पत्रकार हैं सब जानते हैं, रिपोर्ट देने का रह गया है। तो हम उस पर काम क्या होगा इस पे काम करेंगे। जी, तो आपसे जो अभी जैसे आपने जिक्र किया आंदोलनकारियों का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 21 साल में तो आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिला, उनको 36 आरक्षण भी नहीं मिला है। आंदोलनकारियों जो मुजफ्फरनगर कांड के, मसूरी खटीमा गोलीकांड के दोषी थे उनको भी कोई न्याय नहीं मिला है। तो मतलब आंदोलनकारियों का मुद्दा यूकेडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस वे में ले रहा है पार्टी इस चुनाव में? आप जखमुला जी देखिए, ये जो आंदोलनकारी और जो जियो, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो चुनाव के टाइम पे खूब सत्ता वाले जो दल हैं उछालते हैं। हमारे आंदोलनकारी, हमारे जियो, हमने ये घोषणा वो घोषणा। आंदोलनकारियों की सुध अगर उन 4.5 सालों में जो नॉर्मल रूटीन के जो टाइम होता है सरकार का सोचें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप 36 आरक्षण नहीं दे पाए, आप तरह तरह के आरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय पार्टियां, आप जानते ही हैं कई राज्यों में हुआ है। और कभी किसी विशेष वर्ग को आरक्षण देने की बात हुई, कभी किसी की, लेकिन जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, बिल्कुल इतने बड़े बड़े गोली कांड में वो लोग चले गए। कई लोग ऐसे थे जो अब उनके रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इन आंदोलनकारियों को उनका हक क्यों नहीं दिया जाता? क्या इतना बड़ा बजट राज्य के पास है, उसका एक छोटा सा हिस्सा उनको नौकरियां देने के लिए हो सकता है। आप संविदा तक की नौकरियां उनको नहीं दे पाते। तो आंदोलनकारियों के साथ जो छल हो रहा है वो आंदोलनकारी भी समझ रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल बनाया हुआ ही आंदोलनकारियों का है। या तो दल से आंदोलनकारी निकले हैं या आंदोलनकारियों से दल निकला है। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल की का जो मौलिक कर्तव्य है और हम करके रहेंगे। हम आंदोलनकारियों के लिए पहले भी प्रयासरत थे, हम सत्ता में आएंगे, हम आंदोलनकारियों के लिए प्रयास नहीं करेंगे, काम करेंगे। हम वो आरक्षण भी देंगे और जो उनका जो ये एक सरकार द्वारा एक झुंझुना थमा दिया जाता है 3000 4000, क्या आप घर में एक किलो दूध भी लगा सकते हैं महीने का इतने पैसे में? तो इतने पैसे में घर चलाना मतलब एक मजाक जैसी बात है। या तो ना दो। और कई आंदोलनकारी, आप भी जानते होंगे, कई आंदोलनकारी चिन्हित नहीं, कई आंदोलनकारी ऐसे हैं जो लेते भी नहीं है, मना कर देते हैं हमको नहीं चाहिए। तो ये जो झुंझुने वाला काम नहीं हम लोगों को करना है। पेंशन के लिए इतने बड़े राज्य को नहीं मांगा था। हाँ, मुख्यमंत्रियों की पेंशनें लगा दे रहे हैं आप लोग, पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो खर्चे हैं वो हम ढो रहे हैं और आंदोलनकारियों को हम उनका हक नहीं दे रहे हैं। तो ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल इस पे काम करेगा। दो तरह की एक इससे जुड़ा हुआ कि राज्य गठन के बाद ये थी कि हमारे पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का पहाड़ की जवानी और पानी बाहर नहीं बहेगा। तो यूकेडी अब क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए कि पहाड़ों में ही जो वहाँ के युवा हैं वहाँ का रोजगार नीति किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि हमारी क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं और ताइवान की क्लाइमेट कंडीशन सेम है। वो भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वाला राज्य नहीं था, लेकिन जो रिसोर्सेज भी बहुत कुछ है, नदी है, जंगल है, पानी है, बहुत कुछ है हमारे पास और जवानी भी है। तो
उन रिसोर्सेज का प्रयोग वो तो अच्छे से कर रहा है, वो सिलिकॉन चिप्स बनाता है। क्या हम अपने पहाड़ों में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग घरों में नहीं खोल सकते हैं? जब चाइना कर सकता है, ताइवान कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, आप और जैसे इंजीनियर हम और जो कई हैं, कई वो सारे, इस तरह हाँ, सोच यस सकते यस, हैं। कई सारे ऐसे संगठन हैं जो इंटीग्रेशन कराने को तैयार भी होते हैं कि हम राज्य में लेकर के आएंगे बाहर की ये योजना, लेकिन दरवाजे तो खुले। बिल्कुल, कारण ये है कि कई तो नेता ऐसा चाहते ही नहीं कि डेवलपमेंट हो। अच्छा, रोजगार, बहुत कई नहीं, बहुत से बहुत नेता सारे, नहीं हाँ, चाहते। आप डेवलप हो गए तो आप फिर नेता की कहाँ सुनेंगे? आप तो वोटर हैं ना, सिर्फ उनके लिए आप वोटर हैं। तो जो गाँव में अगर पलायन रोकना है हमें, तो सबसे पहले उसके सवाल, जो जो पिता होता है उसके पुत्र के लिए पहला सवाल उसके दिमाग में आता है कि बेटा पढ़ तो लिया, खाएगा क्या यहाँ? तो जा बेटा मुंबई में बर्तन मांज। तो मजबूर हो जाता है। उसके बगल में अगर कोई आप छोटा उद्योग, जिसको कि मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रीन कैटेगरी के जो उद्योग हैं, हम पहाड़ों में ले जाएं उनको, चाहे वो अचार बनाने वाली यूनिट्स हों, हाँ, कुछ चाहे वो, cluster यस बने, यस, ऐसे क्लस्टर्स हम लोग बना सकते हैं। उसमें आप धूप बत्ती, मोमबत्ती, आज तो हम उस जमाने में जी रहे हैं जब गोबर का उपला भी जो है अमेजोन पे बिक रहा है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम लड़कों को प्रेरित कर पा रहे हैं? क्यों हम अपने विधायकों की विधायक निधि में से एक ऐसा फंड नहीं निकाल पाते कि जिसमें हम लड़कों को 0 इंटरेस्ट पे लोन दें, और अगर किसी कारण से उसका उद्योग नहीं चल पाता है दुर्भाग्यवश, तो कम से कम ये रिस्क तो नहीं रहेगा उसका बैंक की तरह घर कुर्की होने का। लेकिन हम लोग इन योजनाओं पे काम ना करके बिल्कुल। उस युवा को उस संविदा की नौकरी की तरफ धकेल देते हैं, जिसके लिए उसको पहले घूस देनी होती है, और 10 साल में वो 10 लाख भी नहीं कमा पाता, उससे ज़्यादा उसके घूस में खर्च हो जाते हैं, उसके बच्चों को इधर से दर बदर भटकने में खर्च हो जाते हैं। कोरोना काल में ऐसा हुआ है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि अब बड़े उद्यमियों का तो एनपीए हो जाता है, लेकिन छोटे उद्यमी हो गए, स्वरोजगार करने वाले जो हैं, उनको पता लगता है कि मैं खुद का नोटिस चला जाता है। मैं खुद अगर बेरोजगार हूँ और मैं अगर ये सोचूं कि मुझे एक लोन लेना है, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आएगा, अगर ना लौटा पाया तो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि बड़े एनपीए वालों के तो माफ़ कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे लोगों के, आपकी बिल्कुल आपने सही विश्लेषण दिया कि बड़े लोगों के माफ़ किए जाते हैं। तो क्या हम विधायक निधि और सरकार से ऐसे फंड्स नहीं निकाल पाए कि उन युवाओं को रोजगार दे सकें? अच्छा, हम और बड़ी बातें ना करें, घरों में कुटीर उद्योग तो दे सकते हैं भाई। गांव में आप मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती और ऐसे 100 काम है। आप सिलाई कढ़ाई, जो हमारा हथकरघा है, उसके ऐसे इस टाइप के उद्योग, ऐसी संस्थाओं को भी आपके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पहाड़ के साथ यही छल होता है कि हम लोग वोटर रह गए हैं, और धीरे धीरे वो वोटर भी कम हो गए। परिसीमन का जब ये बात आएगी ना, आएगा तो आप देखिएगा कि ये जो शिफ्ट, ये जो जियोग्राफिकल शिफ्ट जब होगा ना, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का होगा। बिल्कुल, डेमोग्राफिक चेंजेस का तो नुकसान हमें झेलना बिल्कुल, आपको आबादी के अनुसार के बजाय क्षेत्रफल के अनुसार सीटें करनी पड़ेंगी, वरना ये राज्य की अवधारणा ही बदल जाएगी। आंदोलन करने का जो कारण था वो धूमिल हो जाएगा। एक सवाल महिलाओं से जुड़ा है। ये राज्य आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, और राज्य दिलवाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाएं हमारे यहाँ सशक्त हो पाई हैं? गाँव में तो आज भी वो 12 घंटे 14 घंटे काम करती है। क्या उनको सशक्त कैसे किया जा सकता है, और क्या नीति होनी चाहिए? देखिए, आज की जो तारीख है, आज का जो दिन है, उसमें वो महिलाएं जिन्होंने आंदोलन करके इस राज्य को सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी, और अपने आत्मसम्मान से भी उन्होंने खिलवाड़ कर दिया इस राज्य को पाने के लिए। स्थिति ये हो चुकी है कि या तो खेती वाली है तो खेती भी नहीं बची है, जहाँ खेती है वहाँ पे जानवर परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और उन महिलाओं के सशक्तिकरण का जो आपको अगर सबूत चाहिए तो आप अखबार पढ़ लीजिए। हर महीने कोई ना कोई इस तरह की घटना आती है कि वो पेड़ से नीचे गिर गई, घास काटते हुए कमर टूट गई, और यहाँ पर आकर के महंगे महंगे अस्पतालों में उनकी, जो बोलते हैं ना, घर भी बिक गया। तो इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की, वन्यजीव हमला करके यस, निवाला हाँ, बना बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, वन्य जीवों पर आप, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हमारे को डिसएडवांटेज है आज की डेट में, जो मैं मानता हूँ एक व्यक्ति के तौर पे, वो ये है कि सारे पर्यावरण का संरक्षण करना, इको सेंसिटिव जोन, बड़े बड़े नेशनल पार्क्स, नदियाँ, इन सब का संरक्षण हमको करना है। ना हमको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अलाउ है, ना हमको जंगलों में छेड़ना अलाउ है, जानवरों को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वनाधिकार इतने चारों तरफ से घिरा हुआ है जंगल से हमारा जो राज्य है, इसका संवर्धन करना है, लेकिन ग्रीन बोनस हमको नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हम तो चौकीदार हो गए, लेकिन इनके बदले का जो ग्रीन बोनस हमको नहीं मिलना। तो उन महिलाओं की जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके लिए हम नीति कब बनाएंगे, जब हम इस बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आप गाँव में रहने वाली महिला को, जो
गांव में हमारे 32 गायें होती है, जी, आधा लीटर 1 लीटर दूध, माणी भर जिसे बोलते जी, हैं, जी। दूध देती है। हाँ, क्या वो उसको बेच करके अपने बच्चे का परिवार, अपना जो परिवार है वो पाल सकती है? नहीं पाल सकती। उसको चारे के नाम पे फिर आप पैकेट वाली योजनाओं के छल करके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल। वहाँ जो महिलाएं गाँव से शिफ्ट धीरे धीरे अर्बन एरियाज़ की तरफ हो रही हैं, वो अपने कमरे का किराया तक नहीं दे पाती है। हमने तो अपने उसमें भी कहा है कि हम वुमेन हॉस्टल क्यों नहीं देते। बिल्कुल, ऐसी लड़कियां जो वो भी बेचारी वुमेन किसी तरह से डरी हुई, सहमी हुई, पहाड़ की वो लड़की जब शहर में आती है तो शहर की चकाचौंध से उसको इतना डर लगता है कि कई दिन तो उसके कानों में जो है ना वो गाड़ियों की आवाज़ ही घूमती रहती है। बिल्कुल। क्यों वुमेन हॉस्टल नहीं बनाते उन लड़कियों के लिए कि आप आए? नॉर्थ ईस्ट का देखिए ना, आप नॉर्थ ईस्ट के बच्चे देहरादून तक आके पढ़ते हैं यहीं पढ़ते हैं, और 20,000 सरकार बच्चे उनकी हैं। फीस देती है। बिल्कुल, देती है कि नहीं देती, आप बताइए। बिल्कुल 20,000 बच्चे हैं मेरे हिसाब से। और देहरादून में जो नॉर्थ ईस्ट की 20,000 बच्चे हैं। 20,000 बच्चे हैं, बेटियां ज़्यादा हैं उनमें, बिल्कुल, और उनकी फीस सरकार देती है, तो उनको शहर में आके डर नहीं लगता, उनको हॉस्टल मिलता है उनको। बिल्कुल। और हमारी बेटियां आती हैं यहाँ पे, ना उनको नौकरी मिलती है, किसी ना किसी तरह से वो एक हताश होकर के वापस चली जाती है। फिर लास्ट में क्या होता है, बेटा भी वो कर दे बोलते हैं। यही होता है हमारे पहाड़ के साथ छल, महिलाओं के साथ। तो इसको हम अन्याय को झेलेंगे नहीं, बहुत जल्दी ये बदलाव हम लोग लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल जो मैं करना चाहता हूँ वो हमारे पहाड़ की, मतलब पूरे ही प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए। उसमें हमारे जो लोक भाषाएं हैं, हमारी जो बोली हैं, और जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे कि आपदा प्रबंधन और इस तरह के सब्जेक्ट जो वहाँ से रिलेटेड होने चाहिए, वो नहीं है। हमारी शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, या जो जिस ढर्रे पे चल रहे हैं वैसे ही चले? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के तो हमारे यहाँ ये हाल है कि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। और गांव का बच्चा डॉक्टर पढ़ के निकल कर, मेरे गांव से इतने सारे डॉक्टर निकले हुए हैं, सब शहर में सेवाएं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बुरी हालत है। और शिक्षा की आप बात करेंगे तो किस स्तर की शिक्षा हम लोग पहाड़ों में दे रहे हैं, जिस ज़माने में हम 5G 6G की बातें करने लग गए हैं। आईटी क्लासेस और जो स्मार्ट क्लासेस है, हम आज तक अपने स्कूलों में एप्लीकेबल नहीं करा पाए। हम लोग अपनी जो बोली है, उस बोली को, चाहे वो जौनसारी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, उनका संवर्धन करने के लिए स्कूल में 1 घंटा कंपलसरी, या एक विषय, हाँ, एक सब्जेक्ट के रूप पे, एक आप एक मौखिक सब्जेक्ट में रूप पे, मैं मानता हूँ कि लिखित में नहीं है भाषा, लेकिन ये जो बोली है आप इसको रखिए ना। कई सारे राज्य हैं जिनकी बोलियां हैं, लेकिन वो बोलते हैं और उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि इस बोली को बोलिए। तो शिक्षा नीति की जहाँ बात करेंगे, हमारे यहाँ राजनीतिक दलों ने शिक्षकों को भी राजनीति की ओर खींचा है। आप कई सालों में देखेंगे स्पॉन्सर्ड तरीके से, कि ना तो पढ़ने देंगे और जो पढ़ा रहे हैं उनको भी ट्रैक पर नहीं रहने देंगे, और उस छल का शिकार शिक्षक भी हो रहे हैं। उन शिक्षकों की क्वालिफिकेशन आप देखिए ना, कि एंट्रेंस एग्जाम पास करके वो जाते हैं, जो नहीं जा पाते वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। जो क्वालिफाइड है वो पास करके जाते हैं और वो पढ़ाते नहीं है। क्योंकि आप 90,000 सैलरी लेने के बावजूद वो बच्चों को वो पढ़ाते नहीं है। वो इसलिए क्योंकि माहौल इस तरह का बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई टैलेंट की कमी है। टैलेंट की कमी होती तो जो सिलेक्शन नहीं होता, पर जब सिलेक्शन हुआ है, यस, तो एक कहते हैं ना कि सिस्टम में जाकर के सिस्टम के साथ मजबूरन उनको इस तरह से रुकना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो स्कूलों में घास उगी हुई रहती है ना, कई स्कूल तो हमने, मैं आपको शहर में बता दूंगा, स्कूल के छज्जे में घास जमी हुई है, पपड़ी जड़ रही है, और नीचे से टेंट लगाया हुआ है। मैं आपको, आप कहेंगे तो मैं कभी पत्रकार के तौर पे आपको फोटोज दूंगा। टेंट लगा करके पपड़ियां झड़ रही है, नीचे बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा ये तो शहर के हाल है, तो पहाड़ में क्या पूछोगी। वो बच्चा पैदल आज की डेट में स्कूल तक नहीं जा सकता। घास उग गई है, जंगल है, जानवर हैं, वो स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। और हम जिस पहाड़ की कल्पना कर रहे थे ना, आज वो पहाड़ हमारे साथ एक तरह से छल के तौर पर है। पूरे गांव उजड़ करके अगर कोई श्रीनगर बजा रहा है या तो वहाँ बस रहा है, और श्रीनगर में जब उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो शहर की ओर आ रहा है। तो पलायन तो धीरे धीरे नीचे आएगा, ऊपर पहाड़ खाली होते चले जाएंगे। इस नीति की तरफ हम लोग नहीं चल रहे। काला जी, एक इस घनघोर अंधेरा, कहते हैं कि जब घनघोर अंधेरा होता है तो रोशनी की एक छोटी सी भी किरण उस अंधेरे को पार कर जाती है। तो उम्मीद है जो यूकेडी की नई पौध आ रही है, आप जैसे नेता लोग आ रहे हैं, तो ये अंधेरा भी छंटेगा। एक नई सुबह होगी उत्तराखंड में, और उस सुबह का इंतजार हम भी करेंगे। देखते हैं कब आती है। आपका समय, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।